नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। 1933 जर्मनी में हिटलर के पावर में आने के बाद जर्मन लोगों को एक नई उम्मीद सी नजर आई। कई जर्मन्स को एक्चुअली में लगा कि अब जर्मनी के अच्छे दिन बिल्कुल आएंगे। जर्मन्स में पहले से ही एक डीप रूटेड सा प्रेजुडिस था कि जूस की वजह से जर्मन्स को खतरा है। इसीलिए जर्मनी के इस लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट, रिवाइवल या राष्ट्र निर्माण कह लीजिए, उसके लिए जूस की परसिक्यूशन नेसेसरी ईवल है। हिटलर ने अपनी मन की बातों से जर्मनी का दिल तो जीत ही लिया था और साथ ही साथ उसने नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर कूट कूट के भरी थी। कहने का मतलब है हैशटैग नेशन फर्स्ट। हर जर्मन आदमी को देश के लिए जान देने के लिए इंस्पायर किया गया और हर जर्मन औरत को बच्चे पैदा करने के लिए, जिससे जर्मन्स की तादाद बढ़े और वो खतरे में ना रहे। उस समय कई ऐसे बुद्धिजीवी थे जो हिटलर की आइडिया से सहमति नहीं रखते थे, लेकिन हिटलर के कई भक्त जर्मनी में हिटलर द्वारा लाए गए विकास के बारे में बात करते और इन बुद्धिजीवियों को चुप करा देते। दरअसल नाजी जर्मनी में हिटलर का सबसे पहला काम नहीं, जूस को मारने से पहले जर्मनी की इकोनॉमी को सुधारना था। हैशटैग मेक इन जर्मनी। और यह काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ था, लेकिन जल्द ही भक्तों को भी यह बात समझ में आ गई कि यह नेशनलिज्म, ये विकास के पीछे असली मकसद क्या था। और वो मकसद जब सामने आया तो उसके बारे में आप वर्ल्ड वॉर II के बारे में पढ़ते हो अपने स्कूल की किताबों में। लेकिन आज देशभक्त के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नाजी जर्मनी में हुए सेक्युलरिज्म की मौत और डिसेंट को दबाए जाने की हिस्ट्री की, क्योंकि वो कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वर्ल्ड वॉर I के बाद जर्मनी को अपनी हार छुपाने के लिए एक स्केपगोट चाहिए था, अर्थात बलि का बकरा, यानी कि एक फॉल्स नैरेटिव चाहिए था। और जर्मन सोसाइटी में पहले से ही कुछ प्रेजुडिसेस थी जूस के खिलाफ। जल्द ही पूरे जर्मनी में यह बात फैला दी गई कि ज्यूज ने ही जर्मन्स को वर्ल्ड वॉर I में धोखा दिया था। इस पूरे नैरेटिव को स्टैब इन द बैक के नाम से जाना जाने लगा। फिर क्या था, अपने हिस्टोरिकल और प्रेजेंट फेलियर्स का बोझा जर्मन्स ने जूस के मत्थे दे मारा। कोई भी सवाल पूछो, बस वही 70 साल जूस की गलती का बहाना आगे आ जाता था। रूमर्स तो यह भी फैलाए गए कि जूस वॉर का फायदा उठा रहे थे और पैसे कमा रहे थे, साथ ही साथ वो युद्ध में नहीं जा रहे थे, उससे बच रहे थे। इस सब के चलते जर्मनी के लोगों में जूस के प्रति हेट्रेड बढ़ना शुरू हुआ और नाजी सोच घर बैठ गया। हिटलर के अकॉर्डिंग जूस ह्यूमंस तो थे ही नहीं, नोमैड्स भी नहीं थे, ना घुसपैठिया भी नहीं थे, बल्कि थे पैरासाइट्स, यानी दीमक। वो दीमक जो जर्मनी के रिसोर्सेस को खा जा रहा था। जल्द ही सरकार जूस के खिलाफ नए लॉज लाने लगी, जैसे कि जूस और बाकी जर्मन्स की शादी नहीं हो सकती है, बेसिकली लव जिहाद को रोकने के लिए। और जब 1993 में हिटलर जर्मनी का चांसलर अपॉइंट हुआ, तब तक नाजिज्म पूरे जर्मनी में अच्छे तरीके से फैलने लगी थी। जब सभी लोगों ने जूस को एंटी नेशनल कम्युनिटी समझना शुरू कर दिया, तो अगला स्टेप आया इस कम्युनिटी को कमजोर करने का। और जब आप किसी कम्युनिटी को कमजोर करना चाहते हो तो आप क्या करोगे सबसे पहले? नहीं, मेरा मतलब आपसे नहीं है। आपने कहा कि इस कम्युनिटी के खिलाफ कभी कुछ कहा है या सुना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जर्मनी में ऐसा हुआ ना। जूस को कमजोर करने के लिए सबसे पहला कदम उठाया उनका आर्थिक बॉयकॉट करना। पावर में आते ही सबसे पहले हिटलर ने 1 अप्रैल 1993 को जर्मनी के लोगों को सभी जूइश शॉप्स को बॉयकॉट करने को कहा। लोगों ने सोचा, लेकिन फिर बोला कि भाई हिटलर ने ऑर्डर दिया है, कुछ सोच के ही बॉयकॉट करवा रहे हैं। जगह जगह जूस के शॉप्स को मार्क किया गया, बंद कर दिया गया, दुकानों के कांच तोड़ दिए गए और जल्द ही एक नया लॉ भी ले आया गया, जिसके तहत कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट या माने सरकारी पोस्ट जूस को नहीं मिल सकता था। जर्मनी में एंटी सेमिटिज्म, मतलब एक तरीके का जूइश फोबिया, चरम सीमा तक पहुंचने लगा। इस बीच 1936 में जर्मनी में समर ओलंपिक्स होने थे। इन समर ओलंपिक्स में आए दूसरे देशों के लोगों के सामने एक शो पेश किया गया। जर्मनी में सब चंगा सी, सभी एंटी जू पोस्टर्स हटा दिए गए, बेसिकली एक वर्चुअल दीवार खड़ी कर दी गई। रातों रात
जिससे दूसरे देशों के लीडर्स को ना जर्मनी के जूस की तकलीफ ना उनका परसिक्यूशन नजर आए। इसको कहते हैं हिटलर का मास्टर स्ट्रोक। अब देखिए, सिटीजनशिप को लेकर नाजीज की क्रोनोलॉजी बिल्कुल सिंपल थी। जूस के खिलाफ नफरत घोलने के बाद, उनको इकोनॉमिकली कमजोर करने के बाद, नाजीज ने उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन बनाने के लिए लॉज पास करने शुरू किए। जूस का परसिक्यूशन होना तो शुरू हो ही गया था। अब जर्मनी को आर्यन राष्ट्र बनाते हुए उन्होंने कुछ लीगल कदम उठाए, जूस को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिए। सबसे पहले न्यूरमबर्ग में नाजी पार्टी ने अपनी चाणक्य नीति लगाते हुए लीगली जूस का स्टेटस जर्मन जूस से बदलकर जूस इन जर्मनी कर दिया। वैसे जूस का प्रोसिक्यूशन तो काफी सालों से चल रहा था, लेकिन अब जूइश इमिग्रेंट्स को जर्मन सिटीजनशिप भी नहीं मिलने वाली थी। यह लॉ जर्मनी को आर्यन राष्ट्र बनाने के लिए बहुत अहम कदम था। नाजी जर्मनी के इनफेमस कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के बारे में आज तो पूरे दुनिया को पता है, लेकिन शुरुआत में ये कैंप्स डिटेंशन सेंटर की तरह काम करते थे और जर्मनी ने पूरे दुनिया को इन कैंप्स के बारे में कुछ नहीं बताया था, छुपा के रखा था। जनवरी 1933 में हिटलर पावर में आया और मार्च 1933 में जर्मनी का पहला कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनना भी शुरू हो गया था। भाई, जहां तक बात नए बिल्डिंग के निर्माण की हो तो हिटलर वहां कोई देरी नहीं करते थे। इनिशियली ये कैंप्स जूस को नहीं बल्कि पॉलिटिकल डिसिडेंट्स, मतलब नाजी पार्टी जैसे राष्ट्रवाद पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने वालों को डिटेन करने के लिए बनाया गया था। धीरे धीरे इन कैंप्स में क्रिमिनल्स को भी डिटेन करने लगे। नवंबर 1938 में हजारों जूस को इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा गया और उन्हें छोड़ते समय उनको बोला गया, गो टू। शायद जर्मन्स को लगा था कि जूस के लिए कई देश हैं जाने के लिए दुनिया में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इवन यूनाइटेड किंगडम ने 10,000 जूइश बच्चों को तो अपने देश में जगह दी, लेकिन अडल्ट्स को नहीं दिया। फिर क्या होना था? इन कैंप्स में जितने हेल्दी लोग थे उनसे हार्ड मैनुअल लेबर करवाया गया और जितने हेल्दी नहीं थे उन्हें मार डाला गया। नाजी जर्मनी में अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए मीडिया का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया था। हिटलर मीडिया की पावर को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे और नई टेक्नोलॉजी का यूज भी भरपूर तरीके से करते थे। खासकर इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि रेडियो और न्यूज़पेपर्स में सिर्फ नाजी आइडियोलॉजी दिखे। हिटलर की रॉ विजडम, उनकी बहादुरी के किस्से, मीडिया में दिन भर यही हाईलाइट होता था कि कैसे हिटलर दिन रात जर्मनी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। Whether you agree with his doctrines or not, it must be admitted that the leadership of Hitler has united the German people for the first time since the war. ऐसा ही एक प्रमुख एडिटर था जूल्स स्ट्राइचर, जो जर्मनी में जूस के खिलाफ नफरत और हिटलर का प्रोपेगेंडा फैलाता था। इस एक आदमी ने जूस के खिलाफ इतनी नफरत घोली कि जब जर्मनी की हार हुई युद्ध के बाद, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल ने इस आदमी को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के तहत दोषी पाया। 1946 में उसकी फांसी हुई। लेकिन हिटलर के हार के पहले एक पूरी पीढ़ी का नाश किया गया। सिर्फ नाजी आइडियोलॉजी की किताबें स्कूल्स में पढ़ाई गई, एंटी नाजी आइडियाज वाली सभी किताबों को जला दिया गया। मतलब वहां स्कूल्स की किताबों में हिस्ट्री को ही बदल डाला गया। सभी स्कूल्स की किताबों में यह पढ़ाया गया कि आर्यन रेस इज द सुप्रीम रेस और बाकी सब विदेशी ताकतें, हैरी पॉटर के शब्दों में बोले तो वो मगल्स थे, मड ब्लड माने लोअर। बुक्स और न्यूज़पेपर पर तो वैसे भी लोगों का उतना ही ध्यान होता है जितना लंच से पहले वाले क्लास पर वो देते हैं, लेकिन फिल्म्स पर लोगों का बहुत ध्यान होता है और फिल्म से लोगों पर प्रभाव भी उतना ही पड़ता है। यह बात हिटलर बहुत अच्छी तरीके से समझते थे, इसीलिए खुद पर पिक्चर बनवाते थे। हिटलर की खास फिल्म मेकर हुआ करती थी लेनी राइफेनस्टाल, जो हिटलर की प्रोपेगेंडा पर फिल्म्स बनाती थी। यही काम था उनका। तो पूरा का पूरा मीडिया, पूरा का पूरा मूवी इंडस्ट्री हिटलर की गोदी में था। हिटलर के इशारे पे फेक न्यूज फैलाया जाता था और हिटलर से कभी कोई सवाल नहीं कर सकता था। नो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। सवाल करने वालों को फेस करना पड़ता था योसेफ कॉर्बेल्स जैसे लोगों को, जो इतिहास के पन्नों से लोगों को बस यही समझाते थे कि जर्मनी को पुराने अपने सुनहरे दौर पे जाना है, इसीलिए सवाल बिल्कुल मत करो। और जो कुछ प्रेस्टिट्यूट, मतलब मीडिया हाउसेस, थिएटर, रेडियो चैनल थे जो सरकार से सवाल पूछते थे, या तो उन्हें सेंसर कर दिया जाता था या तो उनके जर्नलिस्ट को ही डिटेन कर लिया जाता था। अब ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने इसका विरोध नहीं किया। जब भी कोई देश फासिज्म की तरफ जाता है तो कई ऐसे लोग होते हैं, आज की भाषा में बोले तो सेक्युलर टाइप लोग, बुद्धिजीवी टाइप लोग, जो आवाज उठाने की हिम्मत रखते हैं।
नाजी जर्मनी में भी जूस के प्रति बढ़ती एट्रोसिटी से परेशान होकर कई छोटे बड़े प्रोटेस्ट हुए थे। ऐसा ही एक प्रोटेस्ट था व्हाइट रोज मूवमेंट, जो जर्मनी के कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स ने शुरू किया था। जर्मनी के लोगों ने तब भी यही बोला था कि अरे ये प्रोटेस्ट, ये पॉलिटिक्स, ये स्टूडेंट्स की मतलब की बात नहीं है, उन्हें दूर रहना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपनी हिम्मत से पूरी जर्मनी की सरकार को तब हिला दिया था। बाद में अनफॉर्चुनेटली इन प्रोटेस्टर्स को एग्जीक्यूट कर दिया गया, लेकिन उनकी स्पिरिट आज भी जर्मनी में याद रखी जाती है। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, नाजी जर्मनी के इतिहास में आवाज उठाने के लिए औरतों को भी याद रखा जाता है। 1943 में अचानक नाजी आर्मी ने उन जूस को अरेस्ट करना शुरू कर दिया जिनकी शादी आर्यन औरतों के साथ हुई थी। अरेस्ट के कुछ समय बाद ही उन सभी मर्दों की आर्यन पत्नियां रोसेनस्ट्रास पहुंची जहां इन जूस को रखा गया था। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती रही और एक अपने आप में ही प्रोटेस्ट शुरू हो गया। पूरे एक हफ्ते तक रात दिन ये औरतें सड़क के बीचों बीच से हिली नहीं, अपना धरना जारी रखा और अपने हस्बैंड्स को वापस करने की मांग रखी। जर्मन ऑफिसर्स के धमकियों के बावजूद ये औरतें वहां से नहीं हिली। आखिर में नाजी पार्टी के सरकार को भी उनके डिमांड्स को मानना पड़ा और सभी जूस को छोड़ना पड़ा। इसे कहते हैं असली घर वापसी। इससे पता चलता है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट और औरतों की जो धरना की जो कहानी है वो बहुत पुरानी है और आज भी उतनी ही दमदार है। 9 नवंबर 1938 को जर्मनी में अचानक सभी जूस के घरों पर अटैक किया गया। उनके शॉप्स में आग लगा दिया गया और यहां तक जूस का मर्डर, उनका लिंचिंग और बहुत सारों को तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स भिजवा दिया गया। बेसिकली रातों रात जूस के खिलाफ एक प्रोग्राम छिड़ गया, माने फुल ऑन दंगा। इस रात को नाजी हिस्ट्री में कहते हैं द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लासेस। एक तरीके से जूस को डराने के लिए एक फाइनल मैसेज था। सारे प्रोटेस्ट, सारा रेजिस्टेंस छोड़ दो, अब तुम्हारी तकदीर हमारे हाथों है। 50 घंटों तक ये स्टॉर्म ट्रूपर्स सिविलियन कपड़ों में जूस के घर, दुकान, सिनेगॉग माने उनके प्रार्थना स्थल डिस्ट्रॉय कर रहे थे। 90 से भी ज्यादा जूस मारे गए, सैकड़ों इंजर्ड हुए और 30,000 जूइश लोगों को डिटेंशन कैंप्स भेज दिया गया। बाद में नाजी पार्टीज ने जूस पर ही इंजाम लगा दिया ये सब वायलेंस का, इसीलिए उनका इंश्योरेंस, उनका कॉम्पनसेशन भी सब छिन गया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम, एक दंगा नहीं था, बल्कि आने वाले समय में होने वाले हॉलोकास्ट का पहला कदम, जिसके बारे में जूस ने भी कभी सोचा नहीं था। अब तक जूस को सिर्फ सोशली और इकोनॉमिकली बॉयकॉट किया जा रहा था, लेकिन इसके बाद जूस को कंप्लीटली खत्म करने की बारी आई। जो उस समय इस सब को देखकर भी दंगा समझकर चुप बैठ गए, उन्हें बाद में पता चला कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी फाइनल सॉल्यूशन की, हॉलोकास्ट की। वॉर खत्म होते होते लगभग 6 मिलियन जूस मारे गए और जो जिंदा बचे न जाने वो कितने सालों तक उस ट्रॉमा को लेकर जीते रहे। नाजी जर्मनी में स्टॉर्म ट्रूपर्स नामक एक पैरामिलिट्री फोर्स हुआ करती थी, जिनके वायलेंट तरीकों ने हिटलर को पावर में लाने में बहुत मदद की थी। ये स्टॉर्म ट्रूपर्स अलग से ट्रेन होते थे, इलेक्शन में वोटर्स को धमकाने के लिए, नाजी रैलीज में पार्टिसिपेट करने के लिए और ऑपोजिशन से लड़ने के लिए। बेसिकली हिटलर की पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोकल कार्यकर्ता थे और इन सभी लोगों का ब्राउन यूनिफॉर्म हुआ करता था, इसलिए इन्हें ब्राउन शर्ट्स का नाम मिला। ये ब्राउन कलर और वायलेंस का भी ना रिश्ता इंजीनियर और बेरोजगारी वाला है, कभी ब्राउन शर्ट कभी ब्राउन पैंट। खैर, ये आधी मूछों वाला ट्रेंड के अलावा स्टॉर्म ट्रूपर्स बनाने का आइडिया भी हिटलर का ही था। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, बल्कि 1921 में नाजी मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामिलिट्री फोर्स था। इनकी अपनी शाखाएं होती थी। ये अक्सर हिटलर और नाजिज्म के सपोर्ट में रैली निकालते थे। बीच में कई कारणों के वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना पड़ा, लेकिन 1931 में दोबारा इसकी शुरुआत हुई। ग्रेट डिप्रेशन के बाद तक ये स्टॉर्म ट्रूपर्स का परिवार 4 लाख से बढ़कर 20 लाख सदस्यों तक हो गया। इन स्टॉर्म ट्रूपर्स और नाजी पार्टी के बीच में कई कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे, लेकिन अल्टीमेटली ये ब्राउन शर्ट्स वाले हिटलर के संगी थे और ये हिटलर के आर्यन राष्ट्र के सपने को पूरा करने के लिए जुटे रहे। फासिज्म और नाजिज्म का एक और इंपॉर्टेंट फीचर होता है सीमा पर लड़ता हुआ जवान, माने मिलिट्री के लिए प्राइड फील करना और दूसरों को भी एहसास कराना, और जो ऐसा फील ना करे उसको एंटी नेशनल घोषित कर देना। ऐसा ही कुछ हुआ नाजी जर्मनी में भी। सेल्फ प्राइड ही नहीं, नाजी जर्मनी में मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर भी बहुत ध्यान दिया गया। बड़ी बड़ी डिफेंस डील, फाइटर प्लेन्स, न जाने क्या क्या।
जर्मनी का लगभग आधा वेल्थ आर्मी पर खर्च होने लगा। 1993 में हिटलर के चांसलर बनने तक कई ऐसे जर्मन्स थे जो हिटलर पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन जल्द ही प्रोपेगेंडा और हिटलर की मिलिट्री सक्सेस से लोगों ने हिटलर को उनका आइडल बना दिया। अगस्त 4, 1934 में राइश प्रेसिडेंट के मरने के बाद हिटलर ने तुरंत अपने आप को हेड ऑफ द स्टेट और आर्मी का सुप्रीम लीडर भी अनाउंस कर दिया। उसके बाद जो रेफरेंडम हुआ उसमें सभी के मुंह पर एक ही सवाल था, हिटलर वर्सेस हु? ऑपोजिशन को खत्म करने के बाद और मीडिया को पालतू बनाने के बाद हिटलर ने अपना असली चेहरा दिखाया। पहले वेस्टर्न जर्मनी के डीमिलिटराइज जोन पर सर्जिकल स्ट्राइक, फिर ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के एरियाज में एक्सपेंशन और फाइनली फ्रांस पर कब्जा 1940 में। यह सब होते होते और जब हो भी रहा था, देश के लोग जोर जोर से तालियां पीट रहे थे हिटलर के लिए। नाजी जर्मनी में गेस्तापो करके एक सीक्रेट फोर्स हुआ करती थी जो लोगों पर एकदम कड़ी नजर रखती थी। अरे वही काम जो आजकल सोशल मीडिया और पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर करते हैं। जर्मन सरकार के पास 1,50,000 इंफॉर्मेंट्स थे जो पूरे देश में लोगों पर नजर रखते थे, और कोई भी जर्मन सरकार के खिलाफ अगर कुछ भी बोल देता तो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट पहुंचती थी हिटलर के पास। बेसिकली नाजी जर्मनी में किसी की भी डेटा प्रिवेसी नहीं थी। हाँ, डेटा प्रिवेसी के नाम पर उनको मिलता था बाबा जी का ठुल्लू। नजर रखने के अलावा गेस्तापो का एक और भी काम था, एंटी नेशनल्स, टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर्स को पहले ट्रोल करना, माने अब्यूज करना, उनको डराना धमकाना, और फिर भी ना माने तो डिटेन कर लेना। गेस्तापो के पास प्रिवेंटिव अरेस्ट्स की पावर थी और इन अरेस्ट के बाद अक्सर लोग गायब ही हो जाते थे। ये गेस्तापो इंफीरियर रेसेस जैसे जूज और जिप्सीज पर तो खासा नजर रखते थे और कोई भी प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले ही उसको बंद करवा देते थे, मतलब फुल लॉकडाउन। 1993 से लेकर 1945 में जर्मनी में जो हुआ वो याद करके आज भी जर्मन सिटीजन का हाल वही होता है जो बिग बॉस देखकर हमारे दिमाग का होता है। और इसीलिए हर जर्मन दुनिया में सबको यही बताता है कि भैया हमारी हिस्ट्री आप मत रिपीट करिए। देखिए, स्कूल में जब हमें जर्मन हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ाया जाता है, तो आइडियाज देने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है, ये इसलिए पढ़ाया जाता है जिससे हम ये बात सीखें कि ये सब कांड करने से, ये सब पागलपन करने से सिर्फ वर्ल्ड वॉर ही होता है, सुपर पावर कोई नहीं बनता है। और आज भले ही आप अपने पड़ोसी का परसिक्यूशन होते देख चुप हैं, वॉर आपको दिखेगा और चुप नहीं रहेगा, क्योंकि जब आपका नंबर आएगा ना, तब आपका कोई धर्म और आइडेंटिटी नहीं पूछेगा और तब तक आपके लिए बोलने वाला भी कोई नहीं बचेगा। ये एपिसोड नाजी जर्मनी के दौरान हुए सत्य घटनाओं पर आधारित है। इसमें आए पात्रों और तथ्यों का आज से कोई भी संबंध नहीं है। यदि इसका वर्तमान से कोई संबंध नजर आता है तो ये एकमात्र संयोग है। कैसा लगा देशभक्त पे ये हिस्ट्री लेसन? हिस्ट्री लेसन थोड़ा लंबा हो गया हो, क्योंकि हिस्ट्री लंबा होता है, लेकिन बनाना जरूरी था ये एपिसोड, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि हिस्ट्री ऑफन रिपीट्स इटसेल्फ। तो ये हिस्ट्री कहीं और रिपीट ना हो पूरे दुनिया में, हम यही आशा करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो जरूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। अच्छा ना लगा तब भी कमेंट कर लीजिए, किसने रोका है। लेकिन अगर बहुत अच्छा लगा तो जरूर हमें सब्सक्राइब करिए, ये एपिसोड को शेयर करिए। और आपको ये मैं बता दूं कि ये एपिसोड बनाने के लिए हमें कम से कम 2 हफ्तों का रिसर्च लगा है, स्क्रिप्टिंग लगा है, फैक्ट चेकिंग लगा है। तो अगर आप चाहते हैं हम ऐसे एपिसोड्स और बनाएं तो जरूर हमें सपोर्ट करिएगा। मेंबर बनिए देशभक्त के। 2 आसान तरीके हैं, patreon.com/देशभक्त पे जा सकते हैं, या फिर आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं नीचे, और यूट्यूब पे डायरेक्ट मेंबर बन सकते हैं देशभक्त में। आप अनलॉक करेंगे कंटेंट, आप अनलॉक करेंगे कॉन्वर्सेशंस, और आप अनलॉक करेंगे हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर, जहां लाइक माइंडेड पीपल आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, आर डिबेटिंग, लेकिन सब लॉजिक और फैक्ट्स के साथ। देखते रहिए देशभक्त, मोर एपिसोड्स कमिंग अप।